सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, उसकी तैयारियाँ भी की जा रही हैं, लेकिन वो बल्दियाती इंतखाबात जो कई सालों से ज़ाहिर नहीं हो सके, बल्दियाती निज़ाम को लाने के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है, कहीं डेडलॉक है, कहीं नए बल्दियाती एक्ट पर एहतजाज हो रहा है। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसका इस्तेमाल करना चाहती है, जिसके लिए कानून मंजूर किया गया है, उसको इस बल्दियाती इंतखाबात में इस्तेमाल करने चाह रही है। और ना सिर्फ चाह रही है बल्कि इसके लिए पूरा प्लान भी तरतीब दिया गया है। अपोजिशन इसकी सख्त मुखालिफ है। अपोजिशन ये कहती है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह ने तो ये तक कह दिया कि अगर बल्दियाती इंतखाबात EVM के जरिए कराए गए तो हम TLP तर्ज का मॉडल लाएंगे। अब वो बताएं ज़रा कि तहरीक लब्बैक तर्ज का मॉडल क्या होगा, किस तरह का एहतजाज होगा, क्या धरना होगा, क्या करेगी मुस्लिम लीग नून? क्योंकि अगर EVM के ज़रिए नहीं चाहती है अपोजिशन के इलेक्शंस हों, और ज़ाहिर है अभी इसका कानून भी आ गया है और पाबंद भी है इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन करवाने का, उसको टेस्ट करना भी तो ज़रूरी है। अगर वो टेस्ट नहीं होते इस बल्दियाती इंतखाबात में, तो 2023 के इलेक्शंस में किस तरह से इसको मुमकिन बनाया जाएगा कि जनरल इलेक्शंस जो हैं वो इसी के ज़रिए हों, यानी कि EVM के ज़रिए हों। और अगर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने की हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि अपोजिशन को लेके बैठे और इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए जो अपोजिशन इन तहफ़्फ़ुज़ात को कह रही है। लेकिन ये एक जो फ़ज़ा है, ख़ास तौर पे एक जो रिफ्ट की फ़ज़ा है, एक तनाव की फ़ज़ा है, उसको नहीं कायम होना चाहिए। क्योंकि अगर जिद्दत पे जाना है, जदीद निज़ाम पे जाना है, तो ज़ाहिर वो ऐसे नहीं जाया जा सकता। उसके लिए बातचीत बहुत ज़रूरी है, थोपा नहीं जा सकता ये मामला। इसी पर बात करने के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार PJ मीर साहब। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शंस करवाने हुकूमत ने, तो हुकूमत ने ये सोचा कि चलो बल्दियाती इंतखाबात में पहले टेस्ट कर लिया जाए इस EVM को। अच्छी सोच है, अच्छी बात है, टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातें इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं। क्या समझते हैं कि पहले तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें फिर EVM का इस्तेमाल करें? मैं समझता हूँ कि इन दोनों को बैठ के आपस में बैठ के बात करें। और क्योंकि देखें ना, ये गवर्नमेंट के मफाद में नहीं है ना अपोजिशन के, ये पूरे पाकिस्तान के मफाद में है कि आपके इलेक्शन जो है साफ शफाफ हो। और इसके लिए हमें चाहिए कि हम दोनों बैठे, अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी, दोनों हम बैठे और इस पे एक कंसेंसस पे पहुंचे कि जहां हम देखें कि लकूनास हैं या आप कह लो कि ड्रॉबैक्स हैं। आपने डस्का के इलेक्शंस में देख लिया कि वहाँ क्या हुआ। हर इलेक्शन कमीशन ने पूरी अपनी तरफ से तो कोशिश की थी, लेकिन आप फिर देख लें कि वहाँ क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आई और वहाँ भी शक का इजहार हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पाकिस्तान में हम चैंपियन है, हर बात पे हम शक करना शुरू कर देते हैं, एतबार कोई नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है हम सारों का। तो हम कैसे इस मुल्क को चलाएंगे? कोई ना कोई तो कहीं बैठे आराम से, और मैं समझता हूँ कि कंसल्टेटिव एक पॉलिसी रखे। हमारे में कंसल्टेटिव पॉलिसी नहीं है, हमारे में इमीडिएटली कर दो भाई, इस तरह नहीं होता। आपने लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को देखना है, इलेक्शंस को देखना है। आप अपार्ट फ्रॉम 1970 के इलेक्शंस, हर इलेक्शन सुमैया ये मार्ड इलेक्शंस है और डाउटफुल इलेक्शंस है और इस पे किस्म की तनकीद हुई है। और यही डिबेट आज भी हम कर रहे हैं, भले बल्दियाती इलेक्शंस के हो या नेशनल इलेक्शंस हो। नेशनल इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर हैं। आप इस पे वो एक्सपेरिमेंट ना करें, मैं समझता हूँ कि जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे पहली चीज, क्या किसी ने कहा है कि आप अपने सेंसस पूरे करें? क्या आपको पता है कि आपकी पॉपुलेशन एक्चुअली कितनी है? हम अंदाजे से बात कर देते हैं और फिर कहते हैं अंदाजे से ये लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। भाई जब हमारी पूरी कौम इलेक्शन में एक सॉलिड तरीके से हिस्सा नहीं ले सकती, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जेन्युइन इलेक्शंस है? नादरा को चाहिए अपनी पेस बढ़ाए, हर एक को एक अपने ID कार्ड्स के अंदर वो उसको रजिस्टर कराए, ओवरसीज पाकिस्तानीज को रजिस्टर कराए। अब तो ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी वोट मिल गया हुआ है। यहाँ मैं अभी लंदन में हूँ और यहाँ मैं आपको बताऊं कि लोग खुश हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं है कि भाई अब हम वोटिंग कैसे करेंगे। So, ये सारे जो लकूना है। एक चीज नादरा के सिस्टम में मैं जरा बात करना चाहती हूँ। मेरे साहब, आप भी जानते हैं
कि इसमें भी बड़े लूप होल्स हैं कि नादरा के सिस्टम में ऐसे लोगों रजिस्टर्ड हैं, शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं उनके, जो कि पाकिस्तानी शहरी नहीं है। कई दफ़ा ये बात सामने आई, नादरा ने कहा इस पर एक्शन लिया जाएगा। फिर कई ऐसे भी मामला सामने आए कि उन लोगों के शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं और यानी कि ऐसे उनकी मुद्दत अभी मौजूद है, यानी कि मयाद मौजूद है और वो मतलब मर चुके हैं, लेकिन उनका वोट का इंदराज भी है, उनका वोट डल भी रहा है। तो ये चीज़ों को भी तो देखना चाहिए ना। आप डिजिटल सिस्टम पे जा रहे हैं लेकिन आपका डिजिटल सिस्टम ठीक ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखा ना, आज आप बैठ के कोर्ट्स जो है पुराने एहतसाब कर रहे हैं, तो ये जो आपने जिस तरह कहा कि लोग मर गए हैं और उनके कार्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। कराची के अंदर बंगाली कम्युनिटी है, हमारे भाई हैं वो, लेकिन इलीगल है। अफगानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, अफगानीज है और अफगानीज को यहाँ के कार्ड्स मिले हुए हैं। तो आप किस किस्म के इलेक्शन चाहते हैं? देखो ना, हमने इलेक्शंस के वो जो शरायत हैं और जो उसके बेसिक टेनेट्स हैं वही हमने पूरे नहीं किए हैं। तो आगे जाके क्या होगा? आगे जाके वो कहेंगे जी ये वोट कहाँ से आया, अब हाँ एक वोट आपको गलत पड़ गया तो पूरा मीडिया के अंदर इस पर शोर मच जाएगा, हाँ जी अगर ये गलत है तो बाकी कितने गलत है। तो हम एक लकूना बिल्कुल ना छोड़ें, इस पे आप स्टडी करें, काम करें। और ये जो इमीडिएट इलेक्शंस आपने करवाने ईवीएम पे, ये ठीक है कानून बन गया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने फिर भी इस पे कंसल्टेटिव पॉलिसी रखनी है, क्योंकि ना ये पीटीआई के इलेक्शंस है, ना पीएमएल एनपीपीपी और जो भी ऑपोजिशन पार्टीज है ये उनके नहीं है, ये पाकिस्तान के इलेक्शंस है और हम नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन इलेक्शंस को। अच्छा, मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात कर ली, मैं चाहूंगी जरा पॉलिटिकली भी इस पर जो एंगलिंग करती है एक नैरेटिव है हुकूमत का, अपोजिशन का, जरा उस पर ही बात कर लूं। उस्मान सईद बसरा साहब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान साहब, बड़ी अच्छी बात है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोशिश कर रही है कि जी जब से मैंने होश संभाला है, मैंने किसी इलेक्शन, मैंने 2008 से इलेक्शन कवर कर रही हूँ, मैंने कोई इलेक्शन नहीं देखे कि जिस पे ये कहा गया हो कि जी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, इसके रिजल्ट सबने कबूल किए हों। चलें, हुकूमत कोशिश कर रही है कि आज हम कोई एक छोटी सी कोशिश करें कि कल कोई सवाल ना उठाए, लेकिन हम सेंसस की बात कर लें। जब लोगों को ठीक से गिना नहीं जाएगा तो फिर आप कैसे फैसला करेंगे कि भी हाँ बिल्कुल सही वोट डला है? पहली बात। दूसरी बात, नादरा अगर लिस्ट बनाता है तो नादरा के पास क्या सही लिस्टें होंगी? क्या वो वाकई वो लोग हैं, मौजूद भी हैं, जिंदा भी हैं और ऐसे लोग हैं जो वाकई पाकिस्तानी शहरी हैं जिनके कार्ड्स बने हुए हैं? इन चीज़ों को हुकूमत कैसे देख रही है? बहुत शुक्रिया आपका सुमैया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जैसे अभी आपने अपने सवाल के अंदर ही ये बात कर दी कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं, वो वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाने के लिए कोई इकदाम तो उठाया है। वरना पाकिस्तान में गुज़श्ता 72 साल से, ये हमारे 3 साल निकाल दे, 72 साल से जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनके सब के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, और छोटा नहीं बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। अब देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इकबाल को कोट करना चाहूँगा कि तर्ज़े कौन पे हम कब बढ़ते हैं, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कौन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। क्योंकि आज तक पाकिस्तान में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की प्रैक्टिस नहीं हुई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने में नाकामी दिखाई है। और अब जब हम टेक्नोलॉजी को लेके आके फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं तो बेशक कोई शक नहीं कि सवाल तो उठेंगे कि ये कैसे होगा। देखिए, कब हम चीजें रेक्टिफाई कब करेंगे? जब अपनी दानिश में बेहतरीन निज़ाम देंगे और जो निज़ाम इन प्रैक्टिस आएगा उसके अंदर जो लैचीज और जो कमजोरियां और जो कबातें सामने आएंगी उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन मसला ये है कि इस निज़ाम को एक दफा हमें प्रैक्टिस में लेके आना है। अब उसको प्रैक्टिस में लाने की जो सबसे बड़ी एक सपोर्टिव चीज है वो मैं समझता हूँ कि आप सब मीडिया में और जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो एक राय बनाते हैं लोगों की, उसको हमवार करते हैं, उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करें। और खास तौर पर ये जो हमारी मुतहदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी है, ये सिर्फ मुआशी बदउनवानी के सुर्खेल और मुहाफिज नहीं है, ये इंतखाबी बदउनवानी के सुर्खेल और मुहाफिज भी हैं। क्यों पाकिस्तान के अलावा? लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है ना कि किस तरीके से होगा। जनरल इलेक्शन में ईवीएम इस्तेमाल करनी है, टाइम बहुत कम है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह हैं, हुकूमत को वो भी दूर करने हैं। कमर ज़मान कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के। उस्मान साहब, उनको भी ज़रा शामिल गुफ्तगू करें, वो भी आप ज़रा सुन लें कि अपोजिशन अपना क्या मौक़िफ़ रखती है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। आप ज़ाहिर है ईवीएम का इस्तेमाल हुकूमत ने करना है, एक कानून पास हो चुका है, इलेक्शन कमीशन पैसे मांग रहा है, फंड्स मांग रहा है, वो भी हुकूमत दे रही है और ये भी कह रही है कि बल्दियाती इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। पहले
क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? पहला एतराज़ क्या है? अगर इसको इस्तेमाल करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है तो अपोजिशन क्या अपने एतराज़ात उठा रही है इस पर? जो अपोजिशन के एतराज़ात हैं ईवीएम की टेक्नोलॉजी पे, वो तो बहुत दफा बयान हो चुके हैं, अब उसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। सारे मुल्क को अकबर है कि वो मशीन कितनी नाकद है, दुनिया में इस्तेमाल कर। लेकिन ये जो अब गवर्नमेंट एक नया काम कर रही है कि हमने जो सुबह लोकल बॉडीज इलेक्शन पंजाब में, अब वो हमने जो मार्च में कह रहे हैं हम कराने जा रहे हैं, उस वक्त हमने ये ईवीएम मशीनों के जरिए कराना है। तो ये तो कोई दीवाने का ख्वाब हो सकता है, इसलिए कि आज दिसंबर शुरू हो गया। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीना, यानी 4 महीने के अंदर अंदर उन सारी मशीनों की प्रोक्योरमेंट होगी, लाखों लोग इसके एक्सपर्ट्स भर्ती किए जाएंगे, इसका सारा मुल्क के अंदर तफसील पेमेंट होगी। ये सारा काम क्या हो पाएगा? इसका मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि पंजाब के अंदर, क्योंकि ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते लोकल बॉडीज, और ये मुख्तलिफ हीलों बहानों से उसको टाल रहे हैं। अब अदालत ने और इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि सख्ती से कह दिया है कि हमने हर हाल में इलेक्शन कराने हैं और ये आईनी जिम्मेदारी है, बाकी सूबों को भी उन्होंने कहा है, तो इससे भागने का और मुफर का कोई रास्ता नहीं रहा। अब इन्होंने ये रास्ता इख्तियार कर लिया है, एक ऐसा बहाना कि जी वो अब तो कानून बन गया है, अब हम मजबूर हैं। याद रखिए, जो कानून बना है पहले तो भी वो कानून है नहीं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं और वो अपोजिशन उस पर जो एतराज़ात है वो दे चुकी। सवाल ये है कि क्या हुकूमतों का काम इलेक्शन कराना है? आइन क्या हुकूमत के इख्तियारात में ये बात देता है इलेक्शन कराएंगे, या इलेक्शन से मुताल्लिका कानून साजी करेंगे, या वो तय करेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन कराया जाएगा? क्या ये हुकूमत का मैंडेट है, या आईने पाकिस्तान एक इदारे को उसकी आज़ादी देते हुए, उसको ऑटोनॉमी देते हुए, उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देते हुए ये इख्तियार तफवीज़ करता है कि उसके जिम्मे है मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना? और फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी, ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा तमाम जमातों के साथ, और उसके लिए बिल भेजेगा पास होने के लिए। कायरा साहब, इतने सालों से तो ये तय नहीं हो सका कि कैसे होंगे इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आज ईवीएम से नहीं हो सकते फ्री एंड फेयर, तो फिर किस तरह हो सकते हैं? मोहतरमा, मैं तो बात ही और कर रहा हूँ, मैं तो इससे बिल्कुल मुतसादम बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि ये हुकूमत इलेक्शन कराना तो और बात है, ये इनका मैंडेट नहीं है कानून बनाना। अच्छा। ये काम इलेक्शन कमीशन का है जो कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। मेरे आर्गुमेंट को समझिए, मैं क्या रहा हूँ। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। तो अगर ये इलेक्शन कमीशन का ही काम है, अगर हुकूमत, आप ये कह रहे हैं हुकूमत का काम नहीं है, पहली बात सर मैं ये पूछ रही हूँ कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन फिर कैसे होंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब होंगे जब इस मुल्क के अवाम अपने हकूक के ऊपर खड़े हो जाएंगे, लोगों के अंदर जिम्मेदारी आएगी। अगर यही लोग होंगे, इसी मुल्क से आपने मशीनरी लेनी है ना, इलेक्शन मशीनरी, इसी मुल्क से आपने इंतजामी मशीनरी लेनी है ना, इसी मुल्क से आपने टेक्नोलॉजी चलाने वाले लोग लेने हैं ना, तो जिस तरह का मुआशरा होगा वही हालात होंगे। फेयर एंड फ्री कंपैरेटिवली इलेक्शन बेहतर होते जा रहे हैं। एक वक्त था जब इलेक्शन बिल्कुल ही इस तरह थे, और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे किसी को एतराज नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक्चुअली कोई एक जमात अपनी मर्जी से चाहे कि वो अपनी मर्जी थोप दे तो क्या वो कर सकती है? हमारी दानिश में नहीं कर सकती। हमारी दानिश में ये काम आइन इलेक्शन कमीशन को तफवीज करता है। सही है। कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन का सामान पैदा करे, और उसके लिए वो तमाम जमातों से मुशावरत करेगा और पार्लियामान से कानून साजी कराएगा। बस एक आखिरी सवाल, आपने कहा ना कि अब तो पहले के मुकाबले बेहतर होने लगे हैं इलेक्शन। 2018 के इलेक्शन आपके उसमें कैसे हुए थे? कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे 2018 के? देखिए, मैं उसकी परसेंटेज तो नहीं कह सकता, फिर भी लेकिन मुल्क की तमाम अपोजिशन की जमातों ने पहले दिन से इलेक्शन के ऊपर बहुत सीरियस सवाल उठाए थे। जब पाकिस्तान के अंदर मशीनें रुक गई, कंप्यूटर जो है वो फ्रीज हो गए, जो हमने सिस्टम लॉन्च किया था
वो कई घंटे बंद रहा और उसके बाद रिजल्ट तब्दील हुए, इसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी। अब बार बार उसको 3 साल से यही बहस जारी है। तो उसका मैं परसेंटेज कहूँ कि वो 50% था कि 10% था कि 5% था, नहीं, हाँ, जो माजी में हुआ उससे कंपैरेटिवली बेहतर निजाम आता जा रहा है। मीडिया की आज़ादी से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से और अब सोशल मीडिया के जरिए बहुत फर्क आया है। लेकिन याद रखिए, कानून, आइन, इस तरह के इंतजाम ये तब तक एब्सोल्युटली नहीं हो सकते जब तक आपके मुआशरे की साख्त हम उस तरह नहीं खड़ी करते, उस तरह नहीं बनाते। लोग अपने हकूक के खुद दामन नहीं बनते, खाली कानून और इदारों से चला कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया क़मर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स के साथ मौजूद है। बसरा साहब, अब अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करना ज़रूरी है ना, कि एक ऐसी फ़ज़ा ना पैदा हो जिसमें तनाव हो, जिसमें मसाइल हो, वो भी तो हुकूमत ने करनी है। अच्छा सुमैया, मैं तो ये हैरान हूँ कि अल्लाह ताला जब इंसान को ज़ुबान के ऊपर कदर देता है, यानी कि वो इंसान कादिरुल कलाम हो जाता है, तो उससे 2 तरह की चीज़ें होती हैं। या तो मुआशरे के अंदर सुधार पैदा करने में अपना किरदार अदा करता है, या वो अपने कादिरुल कलामी से मुआशरे में बिगाड़ पैदा करता है। देखिए, कायरा साहब ने कितनी खूबसूरती से अल्फाज का एक आपके सामने एक गोरख धंधा पेश किया है, और वो कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान तफवीज़ करता है ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। ओके, सही है जनाब, लेकिन आप मुझे बताइए कि आईने पाकिस्तान कौन बनाता है? आईने पाकिस्तान को बनाने का और आईने पाकिस्तान को ताकत मिलती है पार्लियामान से। जिस मुल्क के अंदर निज़ाम है पार्लिमानी निज़ाम, अब पार्लियामान ने जब अक्सरियती राय से फैसला कर दिया कि अब कानून यानी कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो तयन कर दिया कि वो इस तरह से करेगा, अवाम पाकिस्तान की राय को रिप्रेजेंट करती है पार्लियामान ऑफ पाकिस्तान की, लोअर हाउस कौमी असम्बली भी और अपर हाउस आपका सेनेट भी। जब दोनों की अक्सरियत ने यानी अवाम पाकिस्तान की राय की अक्सरियत ने फैसला कर दिया कि ईवीएम हो या दिस एंड दैट हो, ABC हो, इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को मैंडेट दिया कि अब आप इस तरह से इलेक्शन करवाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन का अब ये फर्ज बनता है कि वो पाकिस्तान के लोगों की राय जो पार्लियामान में एक बिल की शक्ल में, कानून की शक्ल में सामने आई है, वो उसका पाबंद है। अच्छा, फर्ज तो बनता है, लेकिन जाहिर कुछ चीजों को देखना भी तो होगा ना कि अरसा कितना है, टाइम कितना है, उस टाइम में तमाम तर चीजों को करना मुमकिन होगा नहीं होगा। वो सिस्टम जो कि लेकर आ रहे हैं, अगर 2023 में नहीं भी होता तो क्या हुकूमत वाकई जिद मान रही है कि अगले इलेक्शन में कर लें इसको इस्तेमाल? ये भी तो थोड़ा सा तासुर खत्म करना होगा ना। चले, आपका पॉइंट आया सर। सुमैया जी सुमैया, देखिए मसला क्या है, मसला ना तो टाइम फ्रेम का है, ना ही इलेक्शन कमीशन कहीं पे इसके अंदर कोई कह रहा है कि हम इसको नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपनी कमेटीज भी कल बना दी हैं, इस मामले को देख रही हैं। असल में मसला होता है वसाइल का, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल या नई चीज को इम्प्लांट करने के लिए, लेके आने के लिए, इस्तेमाल में लाने के लिए आपको वसाइल, हुकूमत कमिटेड है वसाइल देने के लिए जो भी इलेक्शन कमीशन। चले ठीक है, वो देखते हैं। अभी से 59 अरब रुपए की बात हुई है, मजीद वसाइल किस तरह दिए जाएंगे, और फिर आप लोग टेस्ट कर रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन में, तो वो भी देख लिया जाएगा। मीर साहब, आप समझते हैं कि वाकई जो अभी कायरा साहब ने बात की कि आज दिसंबर है, मार्च में इलेक्शन होने हैं, कि 3-4 महीने में वाकई ईवीएम के लिए ऐसा माहौल तरतीब देना हुकूमत के लिए आसान होगा, इलेक्शन कमीशन के लिए आसान होगा कि बल्दियाती इलेक्शन में इसको इस्तेमाल किया जाए? देखिए, ये जो कायरा साहब ने बात की है, आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जो नया कोई प्रोजेक्ट होता है या कोई इनिशिएटिव लेता है, वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट लेती है। जो अपोजिशन होती है उसका एक ओपिनियन होता है उसका, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनिशिएटिव और ड्राइव जिसमें जिस तरह के आज की हुकूमत कर रही है कि भाई इस चीज़ को लेके आओ, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। अब कोई भी स्टेप आप फॉरवर्ड लेते हो उस पर उसमें एक कंसल्टेटिव एक व्यू पॉइंट आता है। तो मैं समझता हूँ इस पर आप बहस जरूर कर लें, बात जरूर कर लें, एंड एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने पहले कहा है, ये ऑल अराउंड ये पाकिस्तान के इलेक्शंस है, किसी पार्टी के इलेक्शंस नहीं है। देखें ना, ऑपोजिशन भी पाकिस्तान की है, गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की है। तो प्रॉब्लम वहां आती है कि भाई आप बैठ जाएं, बात कर लें। बात करना मसाइल का हल होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान सईद बसरा साहब, पीजे मीर के वक्त का बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर। बल्दियाती इलेक्शन का, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि एक शोर है, बल्दियाती इलेक्शंस होने हैं, लेकिन उसके हवाले से जो पंजाब में सूरत हाल है वो एक अलग सूरत हाल है, लेकिन सिंध में बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि सिंध हुकूमत एक बल्दियाती एक्ट लेकर आई और वो मंजूर कराया गया था असम्बली से, और उसके बाद उस पर एहतजाज शुरू हो गया। तमाम अपोजिशन जमातें आज इस पर एहतजाज कर रही हैं।
जमात इस्लामी हो, PSP हो, MQM पाकिस्तान हो, तो और चाहे वो PTI हो, तमाम जमातें एहतजाज कर रही हैं और उनका ये कहना है कि काला कानून है। MQM पाकिस्तान ने आज भी एहतजाज किया। गवर्नर जमील का ये कहना था कि जो थोड़े बहुत इख्तियारात मेयर के पास थे वो भी सिंध हुकूमत छीनना चाहती है। अब 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाने का भी ऐलान किया गया है। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़ास तौर पर अपोजिशन ये कहती है कि ये जो नया बल्दियाती कानून लेकर आ रही है, जो तरमीम की गई हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, ये सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत की साजिश है। कैसे समझती है अपोजिशन, ये ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले MQM पाकिस्तान से लेंगे। हमारे साथ MQM पाकिस्तान से अमीन उल हक साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर भी हैं और बड़ी अहम नुमाइंदगी करते हैं MQM पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया आपका अमीन साहब। बल्दियाती एक्ट के ख़िलाफ़ MQM पाकिस्तान भी एहतजाज कर रही है। सबसे पहले आप लोग ये कह रहे हैं कि ये काला कानून है जो कि रहे से इख्तियारात है मेयर के, वो भी लेने की साजिश है। क्या लाएअमल है आप लोगों का इस पर, और ख़ास तौर पर जो बात करनी चाहिए थी सिंध हुकूमत को इससे पहले, ये कानून लाने से पहले, क्या वो नहीं की गई थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये 2021 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट हुकूमत लेकर आई है, इसके ऊपर किसी किस्म के मशावरत होना क्या चाहिए था कि जमहूरी तकाज़े के मुताबिक तमाम अपोजिशन पार्टियों को और बिलखुसूस उन पार्टियों को जो शहरी सिंध के ऊपर गुज़श्ता कई दहाइयों से हुकूमत करती चली आ रही, किसी से कोई मशावरत नहीं हुई, एक काला कानून लाके अपने अर्जी अक्सरियत की बुनियाद पर सिंध असम्बली से मंजूर करके शहरी सिंध पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। MQM पाकिस्तान इसे मुकम्मल तौर पर रद्द करती है और समझती है कि शहरी सिंध पर कब्जे की गुनाही साजिश है। MQM क्या कहती है? MQM फौरी तौर पर क्या फैसला किया? 3 बड़े अहम फैसले किए कि अपने अवाम के पास जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी मुखालफत की, अपने अवाम के पास जा रही है। अब रोडों पे हमने आना शुरू कर दिया। आज आप सबने देखा कि एक बड़ा मुजाहरा हमने DMC सेंट्रल के सामने किया है। हम कल हैदराबाद में एक बड़ा मुजाहरा करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद अब्बासी शहीद, और इसके बाद हमारा क्या गोल है कि तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेकर के, जब मैं तमाम सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूँ तो यकीनन 11 दिसंबर को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस MQM पाकिस्तान ने बुलाया है, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों को शरीक किया जाएगा, उनसे मशावरत की जाएगी और इस काले कानून के खिलाफ और सिंध हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक का आगाज किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये लाजमी तौर पे कि जिस अंदाज से करप्शन के पैसे इस्तेमाल करते हुए शहरी सिंध पर कब्जे की जो साजिश की जा रही है, इसको रोका जाना जरूरी है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं हम एक तहरीक का ऐलान करेंगे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इसका फैसला किया जाएगा। एक एहतजाज इस्लामाबाद में भी हो रहा है, वहाँ पर भी कुछ एक ऐसा ही बल्दियाती ऑर्डिनेंस जो कि वफाकी हुकूमत लेकर आई, उसके खिलाफ असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं। आप बड़े इत्तेहादी हैं हुकूमत के, आप समझते हैं कि पूरे मुल्क में एक ही कानून हो और उसी कानून पर सब अमल करें, या फिर अलग अलग लेकर आएँ बजाय इसके कि एक ही चीज़ पर बैठ के इत्तेफाक कर लिया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट पाकिस्तान का आइन का हिस्सा है कि जिस तरह बाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट है। और लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि पावर को नीचे डिवॉल्व करना। अब मेरे और आपके घर के सामने अगर गटर का पानी बह रहा है या मेरे और आपके घर पे पानी नहीं आ रहा, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? क्या ये वज़ीर आला से कोई रब्ता करेगा? कोई वज़ीरा के पीछे भागेगा? नहीं, यकीनन वो अपने इलाके के कौंसल और UC चेयरमैन के पास जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये तमाम इख्तियारात सिंध की सूबाई हुकूमत ने जैसे कहते हैं मुंतखब बल्दिया से छीनने की कोशिश की है। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगी कि सवाए एक इख्तियार जो जिसे कहते हैं बल्दिया उज़्मा कराची या बल्दिया उज़्मा हैदराबाद को दिया गया, वो क्या है कि टॉयलेट को बनाना और टॉयलेट को मेंटेन करना, सिर्फ ये इख्तियार है। बाकी तमाम इख्तियार छीन दिए गए। यस, बिल्कुल है, MQM पाकिस्तान ये समझती है कि पावर डिवॉल्व सिर्फ कराची हैदराबाद नहीं बल्कि लाड़काना में भी हो, पेशावर में भी, कोयटा में, इन तमाम लोग उससे बेनिफिट हासिल कर सके। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मुजाहरे का ताल्लुक है इस्लामाबाद में, मैं समझता हूँ कि यस इनके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, बैठा जा सकता है, बातचीत करके। अभी आपने बात की कराची के मसाइल की, चाहे वो गटर का पानी साफ करना हो, कचरा उठाना हो, ज़ाहिर है मसाइल लोगों को आते हैं और उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेता। जब मेयर कराची वसीम अख्तर साहब थे तो वो भी अपने इख्तियारात का फंड्स करोना रोते थे, पहले भी हमेशा इसी तरह की सूरत हाल रही है। आज अगर ये तमाम जो शोबे हैं, चाहे वो सेहत का हो, तालीम का हो, अगर सिंध हुकूमत अपने अंडर ले रही है और सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी उठा रही है, तो आपको नहीं लगता फिर वही जवाबदेह होगी कि मसाइल हल हो या ना हो? समझिए, हम पिछले 13 साल से सिंध हुकूमत को बर्दाश्त कर रहे हैं। पूरा शहरी सिंध देख रहा है कि क्या हुआ कि 13 साल में कराची के अवाम को 13 बसें नहीं दी गई,
13 साल में कराची के अवाम के लिए 13 लीटर पानी का इजाफा नहीं किया गया, बल्कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर, फारूक खंडात में तब्दील कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सूबाई हुकूमत के पास वज़ीर आला उनके पास है, वज़ीर आला साहब के पास ऑलरेडी वज़ीर ख़जाना का भी इजाफी चार्ज मौजूद है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी उनके पास है। तो मुझे बताया जाए कि पिछले 13 साल में इन्होंने क्या चीज़ बेहतर कर ली शहर में। यकीनन इसका जवाब नफी में। अब हम ये देखते चले आ रहे हैं कि पिछले मेयर को ताना दिया जाता था कि वो उनके पास इख्तियारात नहीं है या वो काम करना नहीं चाहते। आप सब ने देखा कि जिस 30 अगस्त गालिबन उनका आखिरी दिन था 2020 जब उन्होंने मेयरशिप चाहते थे, उसके बाद तमाम सियासी पार्टी क्या मुतालबा करते चलिए कि मेयर के इख्तियार दिए जाए, मेयर के फाइनेंशियल इख्तियार को बढ़ाया जाए, मेयर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव और पोलिटिकल पावर भी होनी चाहिए। इसका मतलब कि वसीम अख्तर नाकाम नहीं हुआ था, बल्कि 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट नाकाम हुआ था, जिसके बिना पर मेरा ख्याल है बल्दिया उसमें को ट्रिपल कर दिया गया था। आज हम क्या कहते हैं, हम ये मुतालबा करते हैं कि वो तमाम इख्तियार जो कि 2002 में, 3 में, 4 में लोकल गवर्नमेंट के पास थी। आपको पता है कि KDA, MDA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मास्टर प्लान, ये तमाम चीजें मेयर के पास थी। जब मेयर के पास होंगे तो शहर की बेहतरी के लिए काम कर सकता है। तो यह मैं समझता हूँ कि एक ही जैसे इख्तियारात मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में लाजमी तौर पर लोकल गवर्नमेंट के जो इख्तियारात है वो डिवॉल्व किया जाए, नीचे मेयर को, चेयरमैन को UC लेवल पर मुंतकिल किया जाए। अच्छा अमीन साहब, अभी आपने बात की अपनी गुफ्तगू में कि नज़रअंदाज किया गया, सिंध हुकूमत ने हमेशा कराची को, सिंध को नज़रअंदाज किया, तो वफाकी हुकूमत ने भी तो किया। ये नज़रअंदाज करना कराची को, ये तो उधर से भी रहा। आप बतौर इत्तेहादी आपने कितनी बार बात की वफाकी हुकूमत से कि जो काम अगर आप समझते हैं सिंध हुकूमत ने 13 साल में कभी नहीं किया, तो इस 3.5 साल में वफाकी हुकूमत ने कितना काम किया कराची और सिंध के लिए? देखिए मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम ये सवाल बार बार पूछते हैं। ये जो आज से 1 साल पहले, बल्कि 10 महीना पहले जो 1.1 ट्रिलियन का कराची के डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया गया था, मैं समझता हूँ अभी ग्राउंड पे आता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी चंद मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप देखेंगे कि ग्रीनलैंड का मंसूबा मेरा ख्याल इसी महीने किसी वक्त इसकी ओपनिंग कर दिया जाएगी, कमर्शियल ओपनिंग हो जाएगी। इसी तरीके से आपको पता है कि 52 फायर टेंडर वफाकी हुकूमत ने KMC के हैंड ओवर किया। ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? फायर टेंडर सिंध की सूबाई हुकूमत की, उनके ना देने पर वफाकी हुकूमत की। इसी तरीके से K4 का मंसूबा है। आप ये देखें कि K4 का मंसूबा 2009 से मैं समझते 10 से ये पेंडिंग में पड़ा हुआ था, 16 पे से काम शुरू हुआ, सूबाई हुकूमत की नाकामी नजर आई। अब वफाकी हुकूमत ने क्या फैसला किया कि यस, इस K4 के मंसूबे को वापडा के हैंड ओवर कर दिया गया है, और वापडा ने क्या किया, फौरी तौर पे अपने कंसल्टेंसी मुकम्मल कर रही है, मुकम्मल कर लिया बल्कि इनफैक्ट। और क्या कहा है वफाकी हुकूमत, यही वो मसाइल हैं, जाहिर है ये पुराने मसाइल हैं जो कि जाहिर हल तलब तो हैं, आखिर फिर इसके मसले का हल क्या हो। बहुत शुक्रिया आपका अमीनुल हक साहब, MKM पाकिस्तान से। अब जाहिर बड़ी एहतजाज में PSP भी शरीक है, तो हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन है PSP के अरशद वोरा साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे, साबिक मेयर भी हैं। बात यह है अरशद वोरा साहब कि आप लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है, MKM पाकिस्तान भी तो आप बतौर डिप्टी मेयर यहाँ के मामलात को समझ चुके हैं, कराची के मसाइल को, आप क्या समझते हैं कि कैसे फिर मसले का हल निकलेगा? आज अगर ये बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो आप इस मसले को हल करने की तमाम जमातें मिलकर क्या हल निकालना क्या सोच रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारा ये एहतजाज जो है, हम पॉइंट एजेंडा, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हेलो जी आ रही है। हमारा जो है 2 पॉइंट एजेंडा, हम तकरीबन पिछले कोई 1.5 साल से 2 साल से हमने ये डिमांड रखी हुई है कि वफाक जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 140A को उस तरीके से डिफाइन करे जिस तरीके से कि प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर का चार्ज लेता है तो उसे पता होता है कि उसने क्या काम करना है। इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर का चार्ज लेता है तो उसे पता होता है कि उसके क्या इख्तियारात हैं। सिमिलरली आर्टिकल 140A जो कि वफाक का कॉन्स्टिट्यूशन है, वफाक का आइन है, उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए और उसको पूरा डिस्क्राइब होना चाहिए कि मेयर के क्या इख्तियारात हैं, बल्दियाती हुकूमत के क्या इख्तियारात हैं, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के, UC के चेयरमैन के क्या इख्तियारात हैं। ये चीज़ें क्योंकि वफाकी आइन में सही तरीके से डिफाइन नहीं है, तो उसी लिए उसका फायदा उठाते हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उससे प्ले अराउंड करती है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने
2013 में भी उससे प्ले अराउंड किया और अब 2013 के एक्ट में जो ये अमेंडमेंट्स लेके आए हैं जिसको सब अब काला कानून कह रहे हैं, तो हमारी तो ये डिमांड आज से नहीं, हमारी तो कई वर्षों से ये डिमांड थी कि वफाक को इनिशिएटिव लेकर आर्टिकल 148 को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। सही है। अब वो डिफाइन नहीं किया गया, उसका फायदा उठा के पीपल्स पार्टी ने जो है जिस तरीके से जो उनको सूट करता है वो उन्होंने अपना काम कर दिखाया। वो जिस तरीके से कराची को मफतूहा इलाका समझ के बैठे हैं, कराची को जिस तरीके से वो अपने नंबर्स गेम की वजह से फतह करते चले आ रहे हैं, ये आवाम को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये आवाम खुद सड़कों पर भी निकलेगी, क्योंकि आवाम को जब पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी जिनको वोट तो मिलते नहीं है कराची से, और कराची अच्छा आवाम को सड़कों पर लाने के लिए ना, अच्छा क्योंकि मैं भी कराची की शहरी हूँ, तो आवाम को सड़कों पर लाने के लिए पहले आप लोगों का मुत्तहिद होना बड़ा ज़रूरी है। अब MQM पाकिस्तान ये कह रही है हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं जिसमें बैठकर मजीद जो आगे क्या करना है वो तय किया जाएगा। PSP शरीक होगी इसमें? देखिए बुलाएंगे तो बिल्कुल शरीक होंगे, अगर वो बुलाएंगे हमें तो हमें देखना होगा, लेकिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि जाहिर है आपको भी बुलाया जाएगा। मेरी एक बात प्लीज कंप्लीट होने दें। मैं आपको ये बताऊं कि ये MQM जो है वफाकी वज़रा बैठे हुए हैं काबीना में, वफाकी काबीना में बैठे हुए हैं, ये वहां बैठकर वजारत मांगने के बजाय आर्टिकल 140A को जो है वो क्यों नहीं उसको डिफाइन करवाया इन्होंने प्रॉपर तरीके से। देखिए बहुत सारी चीजें वफाक में बैठ के ये कर सकते थे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनकी सिंसियरिटी नहीं है, इनकी सिंसियरिटी अगर होती तो ये मुझे कराची का, अभी ये आपको जो है फायर ब्रिगेड के इंजन गिरवा के चले गए, ये काम किया है कराची के लिए, मतलब ये कोई कहने वाला काम है? आपका ग्रीन लाइन आप कंप्लीट नहीं कर सके। नवाज शरीफ के दौर की शुरू हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नवाज शरीफ के दौर का बना हुआ था। तो वफाक अपनी जगह जिम्मेदार है, और वफाक को साथ जो लोग वफाकी वजीर बन के बैठे हुए हैं, वफाक के साथ इत्तेहादी बन के बैठे हुए हैं, वो भी उसी तरह उतने ही जिम्मेदार हैं। इसी तरीके से सिंध हुकूमत ने सिंध में आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पिछले 14 सालों से जिस तरीके से हुकूमत कर रही है, आज सबको ख्याल आ रहा है जब पूरी दुनिया में एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि कराची जो है निगलेक्टेड शहर है। दुनिया में ये रिपोर्ट आ गई, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आ गई कि ट्रांसपोर्ट के लिहाज से कराची दुनिया का वर्स्ट तरीन शहर है। तो जब पूरी दुनिया में ये हकीकतें आने लगी तो अब जो है पीपल्स पार्टी को कराची को भी कॉन्कर करने का ख्याल आया, कराची को किसी तरह से हम फतह करें, वरना पूरी दुनिया में बदनामी होगी। और कराची को फतह करने का मतलब ये आप देखिए कराची 140 अरब रुपए 150 अरब रुपए सिर्फ जो है लोग इसके जो आपका सिंध रेवेन्यू बोर्ड को टैक्स में देता है। हर साल एक ग्रीन लाइन बननी चाहिए यहाँ पे, लेकिन इन लोगों की सिंसियरिटी नहीं है, इन लोगों की लेकिन किसी की भी सिंसियरिटी नहीं है। मैं यही कहूंगी ना सिंध हुकूमत की ना वफाकी हुकूमत की, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा अरशद वोरा साहब, लेकिन यकीनन तमाम अपोजिशन जमातों को, जो सिंध की अपोजिशन जमातें हैं, उनको बैठकर इसका कोई हल निकालना होगा, बजाय ये कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करें। आपके वक्त का आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।